नमस्कार। डिबेट के नंबर 1 शो ताल टोक्के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। पहलगाम हमले को आज 1 महीना पूरा हो गया। 22 अप्रैल की तारीख पाकिस्तान को भी जरूर याद रहेगी, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। साथ ही एयरबेस पर हमला करके पाकिस्तान के भी होश ठिकाने ला दिए, पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर में थे, जहां उन्होंने पाकिस्तान को फिर एक बार खुली चेतावनी दी। पीएम ने कहा कि जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिला दिया गया। पीएम ने कहा कि एटम बम की गीदड़ भभकियों से भारत डरने वाला नहीं है। पीएम ने बॉर्डर से पाकिस्तान को लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही होगी। इधर पहलगाम हमले के 30 दिन पूरे होने पर कांग्रेस ने सरकार पर जबरदस्त हल्ला बोल शुरू कर दिया है, हमला बोल दिया है। काफी आक्रामक है कांग्रेस ने कहा कि बीते 1 महीने में सरकार आतंकियों की सिर्फ पहचान कर सकी है। सरकार ये भी नहीं बता रही कि पहलगाम हमले में शामिल आतंकी इस वक्त कहां हैं। वो देश में ही छिपे हैं या सीमा पार भाग गए। ऐसे में सवाल है कि पहलगाम हमले के 30 दिन पूरे होने पर यह सियासत क्यों, और विदेश दौरे पर गए डेलीगेशन को कांग्रेस ने पीआर एक्सरसाइज क्यों कहा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आतंकवाद को हथियार बनाने का खेल अब बंद करेगा पाकिस्तान। आज इन्हीं अहम मुद्दों पर ताल ठोक कर करेंगे चर्चा। देखिए, मामला बहुत सेंसिटिव है, संवेदनशील है, क्योंकि एक तरफ सरकार शौर्य गाथा सुना रही है, सेना शौर्य गाथा सुना चुकी है, लेकिन विपक्ष लगातार उस शौर्य गाथा पर सवाल उठा रहा है और उसका मानना है कि इन सवालों के जवाब सरकार को देने चाहिए। ताल ठोक्के में इस संवेदनशील विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद संवेदनशील मेहमान जुड़ चुके हैं, हमेशा की तरह। मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। डॉक्टर जफर इस्लाम है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। इसके अलावा अनंत विजय हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ चुके हैं। राजीव रंजन प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ होंगे। विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। प्रदीप भाटी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। पूर्व राजनायक दीपक वोरा साहब आज स्टूडियो में हैं हमारे साथ। दीपक झा प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार सीनियर जर्नलिस्ट अरविंद मोहन हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ मौजूद हैं। इस कूटनीति को समझना होगा, क्योंकि आम जनमानस के हिसाब से अगर सोचा जाए तो ये सवाल बनता है, और वो सवाल मैं अब जफर इस्लाम साहब से पूछने वाला हूँ। जफर इस्लाम साहब, क्या आपको लगता है पाकिस्तान हमारे एमईए के इस सवाल का जवाब देगा कि वो पीओके कब छोड़ेगा? देखिए, ये तो सबको मालूम है जवाब नहीं देगा कि कब छोड़ेगा, हमें तो छीनना पड़ेगा। लेकिन कम से कम ये तो फिर हमने सवाल पूछा क्यों, छीन क्यों नहीं लिया? एक मिनट, मैं आ रहा हूँ उस पर भी। जी मुस्कान साहब के, लेकिन आपके इरादे जो है उनको पता चलना चाहिए कि हमारे इरादे क्या है। देखिए, जब दो मुल्क आपस में बात करते हैं तो उस पर क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें क्या लेना है उनसे। यहाँ पर हमसे वो क्लैरिटी दे रहे हैं कि हमारा फोकस जो है बिल्कुल बरकरार है, वैसे ही फोकस कि हमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर चाहिए। आप बात की चर्चा करना चाहते हैं। जब शहबाज शरीफ वहां के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें चर्चा करनी है, तो चर्चा करना, कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं चाहिए, लेकिन चर्चा करनी तो चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन हमारे चर्चा का टॉपिक क्या रहेगा, किस विषय पर चर्चा करेंगे, वो जानकारी देना एक्सटर्नल अफेयर्स पर जरूरी है। इसलिए आज उन्हें जानकारी हो गई है कि हमें, और इसके बाद तो आगे का रास्ता तो आपको पता ही है कि जब चर्चा से नहीं जो बात होती है वो सही समय पे, जब सही समय होगा तो उसको छीन लेने की भी क्षमता भारत रखता है और भारत छीनेगा भी। पब्लिक सेंटिमेंट था जफर इस्लाम साहब, पब्लिक सेंटिमेंट था और अब भी है कि गला दबा दिया था, टेटुआ पकड़ लिया था पाकिस्तान का। कम से कम पीओके ले लेते इस बार। 2 दिन अगर और ये चलता तो शायद पीओके हमारा होता, आपको नहीं लगता? मतलब ये पब्लिक सेंटिमेंट है, मैं ये बता रहा हूँ। नहीं, पब्लिक सेंटिमेंट देखिए, पब्लिक जो टीवी पे आप दिखाते हैं वो दिखता है, लेकिन हकीकत जो है वो, जब सरकार अगर ने कोई फैसला किया है तो सरकार ने कोई सोच समझ के ही फैसला किया है। और उसके बाद जब घुटने पर पाकिस्तान गिर गया, और हमारा इरादा कभी भी, हमने शुरू से इस बात को कहा है कि हमारा इरादा जो है वॉर करना इरादा नहीं रहता है। हमने बराबर कहा आतंकवाद के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। हमें पाकिस्तानी अवाम से क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं, अवाम है, बल्कि वहां मोदी जी की ज्यादा पॉपुलैरिटी है। लेकिन हमें वहां आतंकवाद से प्रॉब्लम है। आतंकवादी ठिकानों को हमने उड़ाया है वहां पर, आतंकवादी ठिकाने, और जो वहां से उन्होंने जो गलती की, नादानी की, वहां से कुछ ड्रोन भेजने के लिए तो एयरबेस को उड़ा दिया। तो हमें किसी सिविलियन को मारना नहीं था, लेकिन हमें मारना जरूर था उनके इरादों को,
हमें मारना था उनके जो आतंकवादी ठिकानों को, और हमें मारना था आतंकवाद के साथ जो खिलवाड़ कर, आतंकवाद के साथ जो सपोर्ट कर रहे हैं और ठीक है, देश के साथ ठीक है। जफर इस्लाम साहब, कुछ एक उनको सवाल है करना कांग्रेस था। के, मैं चाहूंगा दीपक झा ही आपसे पूछे, लेकिन उससे पहले मैं दीपक झा से एक सवाल पूछता हूं। आज मैं कम बोलूंगा, थोड़ा सा गला मेरा बैठा हुआ है। दीपक झा साहब, मुझे एक बात बताइए, आप ये डेलीगेशन जो है इसे आप पीआर स्टंट कह रहे हैं। सवाल ये है कि उसमें शशि थरूर भी हैं। चलिए, वो आपकी बिना मर्जी के शशि थरूर साहब हैं, तो आपने उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने की बात सोची है कि कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई उनके ऊपर होगी जब वो वापस आ जाएंगे? अमर सिंह आपकी लिस्ट में जो नाम था वो डेलीगेशन में शामिल हैं, तो आपने उन्हें क्यों जाने दिया? अगर ये पीआर स्टंट था तो कांग्रेस इसमें शामिल क्यों हुई? देखिए, पीआर स्टंट इसलिए है कि आप हासिल क्या किए इस युद्ध से, देश जानना चाहते हैं कि हासिल क्या किया। हम तो सोच बैठे थे पूरे, हम मतलब पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान, यहाँ जितने लोग बैठे थे सब ये सोच रहे थे अब की बार पीओके हमारी सरकार लेके आ जाएगी। हाँ। हम बड़े आश्वस्त थे, आप भी आश्वस्त थे, और कई चैनलों ने तो खबर दिखा दिया था कि इस्लामाबाद, पीओके तो 71 में भी आ जाता। सुनिए, तो 71 पे अगर जाएंगे तो फिर तो पीछे चले, 65 में भी फिर तो हम बीजेपी की बात ही नहीं करें। चलिए 47, 48 में भी आ जाता। अब एक महीने का समय अगर दे दिया जाता, तो अगर 2025 में 1950 और 1947 की बात करेंगे, तो फिर तो हम अपने बाप दादाओं पुरखों को गाली देंगे कि हमको पैदा क्यों किया, हिंदुस्तान बनाया क्यों, आजादी क्यों दिलाई, अंग्रेजों को भगाया क्यों, सवाल करेंगे। महात्मा गांधी जी को आप गाली दीजिए, नेहरू जी को गाली दीजिए कि हिंदुस्तान आजाद क्यों कराया, सुभाष चंद्र बोस को गाली दीजिए, आप दीजिए अगर देना चाहते हैं। अगर आप अपनी बहादुरी, आजादी पर कौन गाली देता है? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, आज नहीं है कि आप शब्द कह सके, आज वही मैं कह रहा हूँ, अगर आप अपनी वीरता, अपने पूर्वजों को, अपने पुरखों को गाली देके साबित करना चाहते हैं तो आपसे बड़ा कायर कोई नहीं है। और ये आज कायर सरकार केंद्र में बैठी हुई है। नरेंद्र मोदी जी का जितना भाषण होता है, हर में नेहरू गांधी क्यों, अरे क्यों नहीं छूटता? अब आपको 11 साल हो गए श्रीमान जी, 11 साल में आपने क्या कहा था? आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। आंखों में आंखें डालने के बाद लव लेटर नहीं लिखेंगे। फिर दूसरी बात, आपके एक चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र में जाते हैं पिछले साल, कहते हैं मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए, पीओके हमारा होगा। तो सारे बयान आपके अंदर लिखे हैं। तो अभी तो है मोदी जी प्रधानमंत्री, 11 साल हो अभी तो उनका तीसरा टेन्योर खत्म होने में बहुत समय बाकी है। थोड़ा बोलने तो दीजिए। नहीं, आप ही बोलिए सर, मैं किसी और के पास मैं वही कह रहा हूं, तो बात कर रहा हूं। अभी आज के सवाल में क्या हो गया, भाजपा से सवाल मतलब देशद्रोही, भाजपा का विरोध मतलब आप विदेशी हो गए हो, आप पाकिस्तान परस्त हो गए हो। तो बात है जो सेंटीमेंट कायरता का, मैं इसीलिए कहा कि जब सवाल से सरकार भागे और आपके ऊपर दोषारोपण करे तो वो सरकार निकम्मी है, आप ये समझ लीजिएगा। जो वीर होता है, जो बहादुर होता है, वो जवाब देता है सामने आकर। और एक कायरों की सरकार, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब दुनिया को नहीं पता है, आपको नहीं पता है, पाकिस्तान को नहीं पता है कि क्या होने वाला है कब, लेकिन ट्रंप कह रहा है कि सीज फायर होने वाला है हिंदुस्तान का। आज तक भाजपा इसको स्पष्ट शब्दों में जवाब नहीं दे पाई है। दूसरे जयचंद, जो जयशंकर प्रसाद जी हैं हमारे, भाजपा जो दूसरों को पाकिस्तानी दुनिया भर का इल्जाम लगाती है, वो जयशंकर जी ये बताएं कि वो ये क्यों कह रहे हैं कि हमने अपनी स्ट्रेटजी बता दिया था पाकिस्तान को, हमने उनके आर्मी चीफ को बता दिया कि हम अटैक करने वाले। अरे भैया, आपने अटैक अगर करने वाले थे तो अपनी सेना का जान जोखिम में डाल दिया था, आपने अपनी सेना को खतरे में डाल दिया था कि सेना कभी भी अटैक करेगी। अरे तो आप कैसे सेना को खतरे में कैसे डाल दिया सर? अगर आपका विदेश मंत्री आपके दुश्मन को सूचना दे देता है, अगर आपने मेरा कुछ बिगाड़ा और मैं आपसे धमकी दूं कि दीपक झा अब मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, तो इसका क्या मतलब है कि मैं ये कह के इनसिक्योर हो गया? देखिए, मैंने अपने आप को खतरे में डाल लिया। जो आप मतलब आप मुझसे ज्यादा ताकतवर खुद को मानते हैं। मैं आपको छोड़ूंगा, मैं यहाँ आतंकवाद और भारतीय सेना की तुलना कर रहा हूँ सर। सुनिए, मैं तो कह रहा हूं आतंकवाद क्या है? पाकिस्तान पूरा आतंकवादी मुल्क है, पाकिस्तान की सेना नहीं है सर। फिर यहाँ पैनल में कोई मणिशंकर अय्यर की बात करेगा, फिर कोई मणिशंकर अय्यर की बात करेगा कि पाकिस्तान में जाकर के मणिशंकर अय्यर ने इंटरव्यू दिया था कि हमारी सरकार ले आई। मैं कह रहा हूं ना, कायर अगर आप हैं तो आप छिपिए मणिशंकर के बयान के पीछे। तो मैं तो कहता हूं अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया था? बस यात्रा लेके गए थे, कारगिल युद्ध हुआ और फिर उस मुशर्रफ को बुला के आगरा शिखर वार्ता सम्मेलन किया। क्यों बुलाया उसको? जिन्ना की मजार पे कौन गया? आडवाणी जी जिन्ना की मजार पे गए, बिना बुलाए बिरयानी पाकिस्तान खाने कौन गए? श्रीमान नरेंद्र मोदी जी गए। तो भाजपा का चाल चरित्र संस्कार बताता है कि बिना पाकिस्तान के इनकी राजनीति जीवित नहीं रह सकती। स्पष्टीकरण दीपक जी कल दिया जा चुका है कि वो एक डिप्लोमेसी थी। हम ये बताना चाहते हैं कि ये बुद्ध का देश है, अगर कोई नहीं सुधरेगा तो फिर हम ये भी बता देंगे कि ये युद्ध का भी देश है, हम युद्ध से भी पीछे नहीं है। मुझे एक छोटी सी बात बताइए, देखिए मैं तो आप ही से बात कर रहा हूं, मेरे को एक छोटी सी बात बताइए कि कांग्रेस ने लगातार सवाल पूछे हैं कि मोदी जी बताएं, मोदी जी बताएं, क्या सेना ने जो बताया उस पर आपको यकीन नहीं है?
कि इस ऑपरेशन सिंदूर से हासिल क्या हुआ, ये कांग्रेस लगातार पूछ रही है। सेना ने लगातार एमईए के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सेना ने जो कुछ जानकारी दी, क्या वो नाकाफी है जो आप मोदी जी से सुनना चाहते हैं? और मैंने तो इतिहास में ये भी देखा कि जब मोदी जी शौर्य गाथा कहते हैं तो आप कहते हैं कि ये क्या बोलते हैं, खून की दलाली कर रहे हैं, सिंदूर का सौदा कर रहे हैं। कौन कहता है कि सेना पे राजनीति नहीं होना चाहिए? पठानकोट, पुलवामा, उरी के बाद क्या हुआ? नरेंद्र मोदी जी ने किस तरीके से सेना के नाम पे वोट मांगा, आपने देखे? अभी इनके किस तरीके से पोस्टर लगे हुए नरेंद्र मोदी जी के, आपने देखा? नहीं देखा हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी किस तरीके से पोस्टर लगा के अपने युद्ध प्रचार करने जा रहे हैं। तो पूरा देश देख रहा है कि राजनीति कौन कर रहा है। हम तो सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सेना के शौर्य का फायदा सरकार को मिलता है सर, कांग्रेस को भी मिलना भी चाहिए। सेना के 100 रुपये अगर सरकार को फायदा लेना है तो लीजिए, लेकिन आप अपनी स्ट्रेटजी का लीजिए ना। अपना पोस्टर क्यों वहां एयर मार्शल का लगाइए, अपना जल सेना अध्यक्ष का लगाइए, उसका चेहरा लगाइए, सेना का लगाइए, सेना के जवानों का सामान जवानों का लगाइए। बात है कि नरेंद्र मोदी जी आज जब कहते हैं कि पूरा देश हमारे साथ नहीं है, जब पूरा विपक्ष, पूरी जनता एक साथ खड़े होकर कह रही थी कि हम आपके साथ हैं, आप बताइए क्या करना है, आपने अगले दिन अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर। आपने सीज फायर किया, और सीज फायर बिना विपक्ष को भरोसे में लेके किया। वो कायरता क्यों किया? ट्रंप का ट्वीट होता है और आप सीज फायर क्यों करते हैं? एक बहुत सिंपल। जफर इस्लाम साहब से इसका जवाब ले लेता हूं। जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए और संक्षिप्त में रहिएगा। सीधा सिंपल कि विपक्ष को भरोसे में क्यों नहीं लिया गया? विपक्ष को बताया क्यों नहीं गया? अरे भाई, एक लाइन का सवाल। मैं तो सिर्फ इतना छोटी सी बात कह रहा हूँ कि 26/11 के बाद हमारी आर्मी उस वक्त भी ताकतवर थी, हमारे आर्म फोर्सेस आज भी वही ताकतवर है। लेकिन दो फर्क थे। उस वक्त एक कमजोर कायर सरकार थी जिसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि आंख दिखा के बात करे, इसलिए कोई पाकिस्तान में घुस के मारा। एक मिनट बीच में मत बोलिए, बीच में बोलिए, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। बीच में नहीं बोलते, फिर आपको नहीं बोलने देंगे। पूरे दुनिया ने, अमेरिका ने माना, रशिया ने माना, जापान ने माना, पूरे विश्व ने माना। आज आप ये बताइए, जफर इस्लाम आपके साथ खड़ा कौन है? पाकिस्तान के साथ 3 मुल्क खड़े थे, चीन, तुर्की और अजरबैजान। या तो आप इनसे बात कराइए, इनके साथ बिजनेस करते हैं। अच्छा, जवाब ले लीजिए। आपका सवाल पहुंच चुका है उन तक, जवाब ले लीजिए। अगर मैं होगा तो फिर मैं भी बिजनेस क्यों करते हैं? डिप्लोमेसी के लिए बहुत शरारत करेंगे। दीपक जी, आज आप जितना बोले पता नहीं मैं बाकी किसी मेहमान को उतना समय दे पाऊंगा या नहीं, इसलिए अब जवाब ले लीजिए। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा है, इतनी कायर सरकार थी इनकी कि इनकी हिम्मत नहीं हुई कि पाकिस्तान को आग दिखा सके। दूसरों भी तो हम फोर्सेस में वही ताकत है। चुप रहो, बीच में मत बोलो, आप रोटी के लिए तड़पाइए पाकिस्तान को, जब समझ में आए आंख दिखाइए, लाल आंख दिखाइए, चाइना को झुलाएंगे, अपनी बात ट्रंप सरकार करेंगे। कुछ कर तो नहीं पाए, खाली भारत का प्यार नहीं किया है आपने। आपने नरेंद्र मोदी की चमचागिरी करी, आपने नरेंद्र मोदी का प्यार पूरी दुनिया में किया है। देश में पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जो जाके अमेरिका को सड़क बंद ना करता हो, तो कहता हो ट्रंप सरकार। स्टूडियो में होने का फायदा मत उठाइए। कोई ऐसा हिंदुस्तान, प्रदीप भाटी का रुख कर लो। प्रदीप भाटी का कॉल आता है और इंदिरा गांधी, ठीक है। मैं ट्रंप के सवाल पर छोड़ूंगा नहीं जफर इस्लाम साहब को, यकीन मानिए, मैं जाने नहीं दूंगा जब तक इसका जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन प्रदीप भाटी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान आपके समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव जी का आया। मैं बड़ा अच्छा और कुशल नेतृत्व उनका मानता हूं समाजवादी पार्टी का, मुझे बड़े भले इंसान लगते हैं और वो हैं भी। उन्होंने कहा कि जश्न जीत का होता है, सीज का नहीं होता। आप मुझे एक उदाहरण ऐसा दीजिए सर, जब हमारी सेना ने, हमारे एमईए ने या हमारी सरकार ने सीज फायर शब्द का इस्तेमाल किया हो। ये सीज फायर शब्द कहां से आया सर? आप लोग ट्रंप का बयान उठा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि सेना के शौर्य, देश की सेना का पराक्रम कि हम सब साथ में मिलके, सारा विपक्ष एक साथ मिलके हमने उनकी वंदना की, उनका हौसला अफजाई करी और ये कहा कि जो भी फैसला सरकार लेगी हम उसके साथ हैं। और हर फैसले का हमने सरकार का साथ भी दिया। हमारे नेता जो लगभग एक दशक तक सेना के इंस्टीट्यूट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एक इंस्टीट्यूट से में उनकी ट्रेनिंग लेके आए हों, उन्हें देशभक्ति और भारतीयता सिखाना, मैं मानता हूं कि बेईमानी हुई। जिस तरह से सेना के एक अफसर को आप सिखाते हैं। दूसरी बात, अभी आप देखिए जफर इस्लाम साहब की बातों में और होम मिनिस्टर साहब की बातों में कितना विरोधाभास था। वो कह रहे हैं पीपीओ के हमें चाहिए लेकिन वॉर विकल्प नहीं है। वहीं पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर अमित शाह साहब कहते हैं इसके लिए हम जान भी दे देंगे, पीओ के लिए हम जान दे देंगे। किसने रोका था? अभी आपके पास इतना अच्छा मौका था। दूसरी बात, सेना का अगर कोई भी फैसला होता है, सेना ने अगर वो फैसला लिया तो हम सेना के फैसले के साथ है। अगर सरकार अगर ये कहती है कि योगी जी ये कहते हैं कि 6 महीने के अंदर
2024 की सरकार बने, पीओके हमारा होगा, अगर हिम्मत वाली सरकार बनाई तो कहाँ गई उनकी हिम्मत? अगर आप इस तरह के बयान देते हैं और उसके बाद आप इस तरह से पलटते हैं कि आपने एक मुकाम तक हम पहुंच चुके थे जहां सेना ने और लोगों ने 26 लोगों ने पहले जान गंवाई, उनके आतंकवादी आज तक नहीं पकड़े गए। हमने आतंकवादी कैंपों को ध्वस्त किया, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन क्या उसका पूरा खात्मा हम नहीं कर सकते थे? क्या किस बात से हमें रोका गया? क्या सेना तो हमारी पहुंच रही थी और आगे बढ़ रही थी और इतना बहादुरी से काम कर रही थी। हमारे नेता ने तो कहा कि हमारी जैसी सेना तो इस पूरे संसार के अंदर नहीं है, जो हर तरह के फैसले, हर तरह के विपदाओं से ग्रस्त होके भी वो लड़ाई लड़ती है और उसका कोई मुकाबला नहीं है। जब सब लोग उसके साथ थे, आपके पास ये एक मौका था, तो क्या सिर्फ आप जुबानी जंग लड़ते हैं पार्लियामेंट के अंदर और विपक्ष के साथ में? आप क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं? हम तो सेना के साथ हर तरह से खड़े हैं और हमारे नेता पे सवाल उठाने के बजाय आप देश के जो सवाल हैं उन पे जवाब दीजिए। आपने भी तो पिछली लड़ाइयों में, 71 की लड़ाइयों में क्या उन्होंने, वाजपेयी साहब ने सवाल नहीं उठे, पार्लियामेंट के बीच सेशन बुलाया, बीच में सेशन बुला के जवाब लिया सरकार से, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र में जरूरत है और उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर सेना से थोड़ी सवाल हो रहा है, अगर सरकार से हम सवाल कर रहे हैं, डेलीगेशन भेजा, हमने स्वागत किया, हमने भी अपना उसके अंदर योगदान दिया, तो हम उन जो भी देश हित के फैसले हैं हम उनके साथ हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं लोकतंत्र में कोई सवाल खड़ा करना देश के खिलाफत करी है, तो ये बात गलत है, ये सोच आपकी गलत है। आपको जो भी जवाब देना है, आप हमेशा चुनावी मंच पे आके जवाब देते हैं। आपके सामने पूरा विपक्ष है, आप पार्लियामेंट सेशन बुलाइए, सर्वदलीय बैठक बुलाइए, माननीय प्रधानमंत्री आते क्यों नहीं है? ना सवाल का विपक्ष का जवाब देते हैं, ना आके रिपोर्टर्स को कोई जवाब देते हैं, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। क्यों इतना डरते हैं सवालों से? तो सवालों का जवाब देना तो लोकतंत्र को मजबूत करना है, और हम लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं विपक्ष के रूप में, सवाल पूछ के और देश हित के लिए पूछ रहे हैं। हम कोई विपक्ष देश हित के बाहर काम नहीं कर रहा, और हमने पूरा साथ दिया और आज भी साथ दे रहे हैं। जो भी फैसला सरकार लिया उसने, हम उसके साथ खड़े रहे। भाई प्रदीप भाटी जी, मैंने देखा है जब प्रधानमंत्री आए हैं और उन्होंने कभी इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या जवाब दिया है, तो आप विपक्ष ने ये कहा है कि भाई सेना का क्रेडिट प्रधानमंत्री ले रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी। नहीं, बताइए प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन सी करी, कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी माननीय प्रधानमंत्री जी ने? तो फिर खून की दलाली, 11 साल के अंदर बताइए कब आए हो सामने? तो फिर खून की दलाली और सिंदूर के सौदे लफ्ज का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा कांग्रेस को, अगर प्रधानमंत्री ने ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस? नरेंद्र मोदी जी खूनी पंजा बोलते हो, क्यों बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी खूनी पंजा? किसके लिए बोलते हैं भाई? ये क्यों बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी? अब ये बताइए, उसके साथ एक और आप सेना की बात कर रहे हैं, एक सेकंड और मैं बता दूं, आप सेना की बात कर रहे हैं, सेना के ऊपर आक्षेप किसने लगाया? इनके विजय शाह ने। क्या बोला उन्होंने? हमारे देश की बेटी के लिए सेना का अपमान नहीं किया। क्या रामगोपाल यादव जी फंसेंगे फिर इस चक्कर में? देखिए, संदर्भ को आप गलत से पेश मत करिए, दोनों बातों में विभिन्नता है, दोनों बातों का आप साथ में कि उन्होंने देश की सेना पे सवाल उठाया, उन्होंने दूसरे इनके जगदीश देवड़ान ने क्या कहा, और उसके साथ साथ मोदी की सेना किसने कहा? योगी आदित्यनाथ ने। मोदी ने ये सेना का अपमान है, और सेना का अपमान कौन कर रहा है? ये आपको साफ नजर आ रहा है। आप विपक्ष को कह रहे हैं कि सेना का अपमान हो रहा है, ये तो देश की सेना का अपमान नहीं कर रहे। और उससे बड़ी बात, एक अग्निवीर शहीद हुआ, आपने वो सवाल नहीं पूछा इनसे। एक अग्निवीर शहीद हुआ, उसको शहादत का वो भी नहीं मिला, उसको शहादत भी, जफर इस्लाम नोट कर शहीद की दर्जा भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? आपसे लूंगा, नायक मुल्ली शहीद हुआ, उसे शहीद का दर्जा तक नहीं दिया इस सरकार ने। आप इस तरह से मनोबल बढ़ेगा सेना का, इस तरह से आप सेना के साथ खड़े हैं, आप सेना को बराबर गाली दे रहे हैं, बराबर उनका अपमान कर रहे हैं और बोलते हैं हम सेना के साथ हैं। सेना के साथ तो विपक्ष खड़ा है, आप बात दोनों में अंतर समझिए। ठीक है, मैं इस पे जवाब लूंगा जफर इस्लाम साहब का, लेकिन इसकी टेक्निकलिटीज में जाना पड़ेगा, और ये हमें दीपक वोरा साहब से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। सर, कहा जा रहा है पीओके क्यों नहीं ले लिया, अब भी हम ये क्यों कह रहे हैं कि भाई पीओके कब छोड़ेगा पाकिस्तान, जबकि हम जानते हैं कि वो पीओके से कभी हटने वाला नहीं है। जरा बताइए पॉलिटिकल पार्टीज को, क्योंकि आप राजनायक रहे हैं, तमाम देशों में रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से आप कूटनीति को समझ, हाँ सिर्फ मोदी जी, हाँ तो अच्छा ठीक है, जैसे आतंकवादी ने कहा तो जाओ और मोदी को बताओ, है तो दीपक वोरा साहब बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपके साथ स्टूडियो में हूं तो बहुत अच्छा लगता है, आपके करीब होता हूं तो ऊर्जा आपकी मेरे पास भी आ जाती है थोड़ी सी। सेम है सर, जो पॉलिटिकल डिस्कशन होती है सर, हमारी ट्रेनिंग नहीं है उस पर टिप्पणी करना। हाँ। बस इतना है, गाना था, लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कुछ तो लोग कहेंगे, हाँ ऐसा ही कुछ था। सो आई एम नॉट गोइंग टू कॉमेंट ऑन दैट। लेकिन ये कहना कि जो हमारी डेलीगेशंस बाहर क्यों जा रही हैं सर, 193 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, 100 से ज़्यादा आतंक से पीड़ित हैं। एक डेलीगेशन अफ्रीका जो जा रहा है, यूएई
सिएरा लियोन, लाइबेरिया और डेमोक्रेटिक कॉन्गो, तीनों देशों में मैं रहा हूँ सर। वो जा रहे हैं कि तीनों देश अपने इतिहास में बुरी तरह से आतंक से पीड़ित हैं जी। और हम लोग अभी डेमोक्रेटिक कॉन्गो में तो कई सालों से कहते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी चल रही है। हर रोज 500, 100, 200, 300 लोग मारे जाते हैं बिकॉज ऑफ टेरर। तो हम लोग ये कह रहे हैं सर, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा था, दो चीज़ें उन्होंने कही थी। एक तो पाकिस्तान प्रोबेशन पे है, ये पाकिस्तान के लोगों के लिए था कि देखिए अब आप अपने आप को संभाल लीजिए, नहीं तो फिर हमें आगे क्या कदम लेने उसकी हम बात नहीं करते। सर व्हाट वी से इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज व्हाट वी डोंट से। ये डिप्लोमेसी में हमको पहली चीज सिखाई जाती है। दूसरा फिर उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अब पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उन पे नियंत्रण रखना है, उनका कंट्रोल लेना है। सर ये पूरी दुनिया के लिए संदेश था। मैं आपको बता देता हूँ सर वेरी क्विकली, यूरोप में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, स्पेन में, बेल्जियम में, सर्बिया में, बहुत से देश हैं, पोलैंड में आतंकी हमले हुए हैं जी। और ये कह रहे हैं, और इन्हीं के अपने इस देश के पाकिस्तान, सॉरी जो भी उसका नाम है, उसके अपने लोग, उसके नेता लोग कहते हैं एक हाथ में एटम बम लेके जाओ, दूसरे हाथ में कटोरा लेके जाओ और भीख मांगो, कैसे वो भीख नहीं देंगे। द मैसेज वी आर गिविंग सर कि अगर आप, अभी तक तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदू मार दिए, इंडियंस मार दिए, कुछ पाकिस्तानी मार गए, यू डोंट केयर। लेकिन जब आप पे ये बात आएगी, 9/11 से पहले अमेरिकन हमें कहते अरे ये तो आपकी समस्या है। मैं तो वहीं था सर 9/11 में, हमें कहते हैं वो जो फाइल आपने हमको दी थी वो हमको दोबारा दीजिए। क्यों, कहाँ गई आपकी फाइल? वो कहीं अलमारी में रख दी, मिल नहीं रही है। सो व्हेन इट हर्ट्स देम, और यही हम उनको बता रहे हैं कि अगर ये डर्टी बॉम्ब इन्होंने किसी आतंकी तंजीम को दे दिया, उसका हमला पहले आप पर होगा। ये चीज़ मान लीजिएगा सर। 9/11 के बाद, और मैं हमारे जितने इस्लामिक समुदाय से जुड़े हुए हमारे लोग हैं उन सबसे विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं कि इस्लाम की छवि 9/11 में खत्म हो गई थी। इट केम टू बी आइडेंटिफाइड विद टेरर। मॉडरेट है, रेडिकल है, मैं किसी के मन में घुस के नहीं कह सकता, लेकिन आज ये सिचुएशन और भारत की कूटनीति जहां जहां हम जा रहे हैं, ये नहीं बताने जा रहे कि इस्लाम खराब है, हम ये बताने जा रहे हैं कि टेरर खराब है, वो आप पे भी हमला कर सकता है और हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक है। योगी जी पर प्रदीप भाटी और दीपक झा दोनों ही कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आऊंगा सर आपके पास, लेकिन उससे पहले मैं विवेक श्रीवास्तव जी का रुख करूंगा। विवेक श्रीवास्तव जी, सवाल है कि कल हमारे पास सीपीआई से नेताजी थे, वो बड़ा अफसोस जाहिर कर रहे थे कि ना तो उन्हें ऑल पार्टी मीटिंग में बुलाया गया और ना ही डेलीगेशन में उनकी तरफ से कोई नुमाइंदगी कराई गई, कोई प्रतिनिधित्व हुआ। एक तरफ विपक्ष में जिस पार्टी से या जिस पक्ष से डेलीगेशन में लोग शामिल नहीं है वो अफसोस कर रहा है कि हम डेलीगेशन में क्यों नहीं है, और दूसरी तरफ राजनीति हो रही है कि डेलीगेशन एक पीआर स्टंट है। नहीं, देखिए जो भी हुआ, भारत की सेना के ऊपर तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा है, लेकिन इस नए भारत के अंदर बहुत सारी नई चीजें हैं। एक नए तरह की राजनीति है। एम्बेसडर साहब हैं यहाँ पे। 1971 के वॉर में जब बांग्लादेश को तोड़ा गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के अंदर भारत का पक्ष रखने वाला कोई देश नहीं था। तो भारत का पक्ष रखने के लिए मिसेस गांधी ने किसको भेजा? यासर अराफात को, जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया थे। हमने पैलेस्टीन के कॉज को सपोर्ट किया और बदले में ओआईसी ने हमें समर्थन दिया। ये एम्बेसडर साहब हैं, ये जानते हैं इस बात को। आज एक नई तरह की राजनीति आप कर रहे हैं। आप 168 फॉरेन विजिट्स हमारे प्रधानमंत्री ने करे, लेकिन जब युद्ध का समय था, जब कॉन्फ्लिक्ट थी, जैसा कि दीपक झा ने बोला, वोकल तरीके से असले को लेकर के खुले तरीके से भारत का समर्थन करने वाला कोई देश नहीं था। अमेरिका इफ एंड बट कर रहा था, रूस साइलेंट था, चाइना, टर्की, अजरबैजान पाकिस्तान के साथ थे, ईरान के बारे में आपने देखा ही है। नॉट अ सिंगल कंट्री केम फॉरवर्ड एंड सेड हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, आप आगे बढ़िए। जैसे 71 के वॉर में 7th फ्लीट जब चला था तो रशियन सबमरीन और रशियन असला हमारे साथ था, लेकिन आज हम अकेले खड़े थे। इसको हम एक फॉरेन पॉलिसी का फेलियर जरूर माने। हम सेना पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहे। और जफर भाई ने बहुत अच्छी बात कही साहब, हमारा पाकिस्तान के लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन पाकिस्तान में समस्या है कि आप बात किससे करेंगे? आप फौज से बात करेंगे, आप प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे, आप बात किससे करेंगे? प्राइम मिनिस्टर कुछ कहता है वहां का, सेना कुछ कहती है। एक प्रॉब्लम है, हम सब जानते हैं कि प्रॉब्लम है। लेकिन दूसरी बात आपको माननी पड़ेगी कि दे वर एबल टू गेट द IMF लोन, और हम उसको रोक नहीं पाए, हम बता नहीं पाए कि कितना बड़ा आतंकी मुल्क है, कितने टेररिस्ट कैंप्स हैं, कितने हमले हम पे हो रहे हैं। प्लीज स्टॉप। और ये पैसा फिर आतंकवाद में लगेगा। ये एक डिप्लोमेटिक फेलियर था हमारा। आपने दूसरी किस्त को देने के बदले शर्तें सुन ली है ना, 11 शर्तें जो IMF ने लगाई हैं पाकिस्तान के ऊपर। मैं शर्तें ही सुन रहा हूं 11 साल से। और इस नए भारत के अंदर एक वाजपेयी का भारत था। जब मंत्री बनकर साउथ ब्लॉक में गए थे तो अफसरों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटा दी। उनको लगा बीजेपी का मंत्री आया है तो इसको हटा दो भाई। और जब वाजपेयी ने कहा कि नेहरू जी की फोटो कहां गई जो मैं देखा करता था पहले, तो नेक्स्ट डे इट वाज रीइंस्टेटेड।
वो वाजपेयी थे और इसी बीजेपी के तहत इसकी मुखालफत में कर रहा हूं। हाँ। और ये नया भारत है नरेंद्र मोदी का और योगी आदित्यनाथ का, जो अपने किसी पूर्वज, किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी नेता की इज्जत करना अपना धर्म नहीं समझते हैं। ये फर्क है। ठीक है, आप अपनी लेगेसी को नहीं रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है राजीव रंजन, कुछ एक सवाल हैं जिनके जवाब लगातार सरकार से नहीं मिल रहे। ऐसा विपक्ष का कहना है कि जो आतंकी पहलगाम हमले में शामिल थे वो कहाँ हैं, क्या वो देश छोड़ चुके हैं, देश में हैं तो कहाँ हैं, वो क्या मारे गए, फिर क्या हासिल हुआ इस का, और पीओके क्यों नहीं ले लिया, पाकिस्तान के साथ सीज फायर पर डीजीएमओ ने क्यों सहमति जता दी। विपक्ष के लगातार ये सवाल हैं कि इनका जवाब प्रधानमंत्री से, सरकार से मिल नहीं रहा। देखिए, सबसे पहले अनुराग जी, आपने जो पीओके को वापस लेने का जो भारत सरकार का संकल्प है उस पर आपने चर्चा की, मैं वहाँ से शुरू करूँगा। जी देखिए, एक बात बिल्कुल सही है कि 1947 में जब कश्मीर ने गुहार लगाई, जब कबायलियों ने आक्रमण किया, बल्कि कबायलियों ने नहीं, पाकिस्तानी सेना उनके साथ थी जी, तो उस समय भारत की ओर से जो बातें कही गई, इसलिए कि उस समय गवर्नर जनरल ने ये कहा था कि चूंकि दोनों जगह आर्मी के चीफ भी एक ही आदमी थे, दोनों कंट्री के, तो उस समय ये हुआ था कि कश्मीर पहले भारत का हिस्सा बने और उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के जरिए भारत का हिस्सा कश्मीर बना, और वो कश्मीर बना जिसमें पीओके आज का शामिल है। तो निसंदेह उस लिहाज से भी कश्मीर पर कोई विवाद तो संभव है ही नहीं है। हमें जो भी वक्त लगेगा, लेकिन पीओके हिंदुस्तान का था, हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान का निसंदेह रहेगा। अब मैं एक बात जो कहना चाहूँगा, युद्ध को लेकर के लगातार अगर पूरी पारदर्शिता के साथ, मेरा इको हो रहा है, उसको आप थोड़ा ठीक करा लीजिएगा, मैं लेकिन अपनी बात जारी रखता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात है कि डीजीएमओ, तीनों डीजीएमओज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। उसके पहले अब जितनी भी चर्चाएं हो रही हो, लेकिन एमईए के स्पोक्स पर्सन के साथ आप देख रहे थे, उस समय भी आर्मी और वायुसेना के 2 सीनियर, इन्फेंट्री और वायुसेना के 2 सीनियर ऑफिसर्स वहाँ सेना का पक्ष रख रहे थे। फिर एक्सटर्नल अफेयर्स सेक्रेटरी ने ऑफिशियली ब्रीफ करके सारी जानकारी दी। तो पूरी पारदर्शिता के साथ और ये बातें रखी गई। और दूसरी बात जो बार बार नरेंद्र मोदी जी ने नहीं कहा, तो नरेंद्र मोदी जी ने जब भी कुछ कहा तो फिर प्राइम मिनिस्टर पर यह आरोप लगाया जाता है कि सेना के शौर्य और पराक्रम का वो फायदा अपने दल के लिए और अपने हितों के लिए लेते हैं। लेकिन दरअसल कहीं तो कोई लक्ष्मण रेखा रखिए। एक तरफ पाकिस्तान की सभी पॉलिटिकल पार्टीज, वहाँ की मीडिया, वहाँ की सेना, वहाँ की आईएसआई एक जुबान में बोल रहे हैं और बुरी तरह शिकस्त का सामना उन्हें करना पड़ा है। उनके पूरे सैन्य संरचना से लेकर, उनके एयर बेसेस से लेकर, एक बात को बहुत बार दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके आतंकी ठिकाने, बड़े कमांडर्स, और जिस तरह से पाकिस्तान को घुटनों के बल हम लोगों ने 96 घंटे में लाने का काम किया। उसके बाद बार बार हिंदुस्तान के अंदर जब ये शंकाएं उठाई जाती हैं तो इसका इस्तेमाल भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन हमारा ये विश्वास है कि इसके बावजूद पाकिस्तानी आवाम को भी सच का पता है, इसलिए कि उन्होंने पाकिस्तान को कमर, जिस तरह से पाकिस्तान की कमर टूटी है उसका एहसास उन्हें भी है। और अंदर का सच वहाँ सेना को भी पता है। फील्ड मार्शल बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक छात्र में युद्ध है। और मुझे ऐसा लगता है, मुझे 30 सेकंड दे दीजिए मेरे में, आप लगातार ठीक है। प्रदीप भाटी जी और दीपक झा जी को आपने काफ़ी समय दे दिया है। मैं जो बात कह रहा हूँ केवल मैं तू मैं करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये बेहद अहम सवालों का जवाब तो आपने दिया नहीं। समय पूरा चाहिए आपको, 1 घंटे पूरे 3 तो आप दे दीजिए ना, जवाब दे दीजिए। तो आप ही दे दीजिए, इसलिए कि स्टूडियो में अगर न्यूसेंस के लिए अगर कोई सम्मान समारोह होगा, पूरा टाइम ले लीजिए। दीपक, अगर पैनल में अव्यवस्था के लिए अगर कोई नाम उभर कर आएगा दीपक झा जी, तो आप सुर्खियां बटोर लीजिएगा। मैं जानता हूँ काम की बात किया, बहुत कम समय से आप एक्टिव हैं, लेकिन काम की बात करेंगे। पूरी देश, पूरी जनता आपको पूछेगी कि बताइए सीज फायर क्यों किया। अरे क्या तौबा कीजिए, दुनिया देख रही है, कोई काम सेना ने नहीं किया। रेल का ठेका देते हैं, भारतीय सेना ने कुछ नहीं किया। करते हैं
उनसे केवल सवाल नहीं आपके करेंगे। बयानबाज नेताओं के नरेंद्र मोदी बयानों से बायकॉट देश का नहीं भला हो करेंगे जाएगा। टर्की का आप जवाब नहीं देंगे। चाइना अरे का क्या बायकॉट आप बातें नहीं करते करेंगे, हैं? जिससे किस तरह की कि हमारे बातें को करते 100 हैं? अरब डॉलर का किस व्यापार तरह की घाटा बातें सहना करते पड़ता है हैं? हर साल। इस तो तरह आप की चाइना बातों को से लाल, आप हिंदुस्तान कब दिखाएंगे? को समय आपने कम है। चाइना को बार गोल्डन बार एप्पल बना बैकफुट रखा पर है जनाब। धकेलने की और बात कोशिश करते करते हैं, हैं लेकिन दीपक जी, आपकी हैसियत आपको इतनी शर्मा बड़ी भी नहीं है यूरोप कि नहीं ला लोग सकते, गुमराह पाकिस्तान हो के सके नहीं कर आपके सकते। बयान मेरे दो अब मेहमान अभी बुद्ध बचे आप हुए हैं। गुमराह भी नहीं जब कर युद्ध नहीं समझ में पाइएगा, आता तो बुद्ध केवल बनने से बयानबाजी पहले करते हैं। कायरता की निशानी है, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है। बुद्ध बनने से पहले अशोक अरे जैसा बंद कीजिए, तांडव देश करना को पड़ता कायर है, बता अशोक रहे हैं। बनना अच्छा, पड़ता है। देश के उसके नेतृत्व बाद को बुद्धत्व कायर आता है, बता रहे आपको हैं। बुद्धम शरणम आप पूरी बोलिए, दुनिया में बोलिए। हमारे ठीक है। पार्लियामेंटेरियन ऐसे क्या मैं आता हूं, देश का जो मैं ये आपको राजीव रंजन शौर्य और मैं आता हूं आपको पराक्रम बताने गए, दीजिए। पाकिस्तान अनंत का विजय, सच हमने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, उसे घुटनों पे ला दिया, उसे पानी पिला दिया, उसे प्यासा मार दिया, हाँ हमने उसे अपनी ताकत दिखा दी। लेकिन क्या विपक्ष के ये सवाल गलत हैं जो वो सरकार से पूछ रही है लगातार? विपक्ष के सवाल गलत तो विपक्ष कभी उसको मानता नहीं, और खास करके अगर कांग्रेस पार्टी हो तो मैं अभी सुन रहा था, अभी नरेंद्र मोदी के बारे में बताया गया कि उनकी वर्दी की तस्वीर लगाकर राजनीति की जा रही है। 1971 के जो युद्ध हुआ था उसके बाद के विधानसभा चुनाव में किसकी तस्वीर लगा के किसके लगाए गए थे, इस बारे में पता करना चाहिए मुझे लगता है। बात सुन तो कभी लीजिए। तो आप लोग वर्तमान में रहिए, कभी तो वर्तमान की बातें करिए। नहीं, मैं तो वर्तमान में ही रहता हूँ। दीपक झा अतीत की भी कांग्रेस, दीपक झा कांग्रेस, सवाल करे दीपक झा सुनिए, कांग्रेस पार्टी अभी इस स्थिति में नहीं है कि उसका कोई प्रवक्ता बहस कर सके, इसलिए आप खामोश रहिए। आप कलंक है। अच्छा, आप ठीक। लोगों के नहीं, इस रूह तरह में की भाषण। आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमको, दीपक जी, हमको आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। समय कम है। अभी सर्टिफिकेट अरविंद आपसे मोहन जी- सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कलंक हूँ जो हूँ मैं हूँ, राहुल गांधी की चमचागिरी करके नहीं हूँ। जवाब दीजिए। आज नरेंद्र मोदी जी के ऊपर सवाल है, पहुंचते 1971 पे। गजब है भैया। मैं तो आपकी ईमानदारी अरे पे। नरेंद्र मोदी पर सवाल था तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मोरारजी देसाई का नाम क्यों ले रहे थे? इसका कोई उत्तर है क्या कांग्रेस पार्टी के पास? 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के मोरारजी देसाई का नाम ले रहे थे, तब तो इतिहास में बड़ी सुविधाजनक तरीके से चले गए थे आप लोग। तो खैर, इस पर मत जाइए, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता हूं। मैं आपके जितना विद्वान नहीं हूं कि मैं आपसे बहस अच्छा, कर ठीक है, सकूं, सुन लीजिए भाई उनकी बात। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं अनुराग, ये कि आपको मैं 3-4 आंकड़े, जब मैं बहस सुन रहा था इन लोगों की, मैं 10 सेकंड में आपको 6-7 आंकड़े सुनाता हूं, सबका जवाब है। को कहां से खोज के लाए? 29 अगस्त 2004 असम में बम विस्फोट, 15 लोग मारे गए। तथ्यों पर 2 बात कर नवंबर लीजिए, वो आप अपना सवाल 2024 पूछिए। असम में विस्फोट। 29 अक्टूबर 2005 दिल्ली में दिवाली के ठीक पहले सरोजनी नगर, पहाड़गंज, गोविंदपुरी में विस्फोट, 7 से अधिक लोग मारे गए, 60। 7 मार्च 2006 वाराणसी संकट मोचन मंदिर में विस्फोट, रेलवे स्टेशन पर 20 ठीक से है, सर, अधिक लोग मारे गए। 11 जुलाई इन मुंबई बातों में के जिक्र करने से बात का जवाब नहीं। अरविंद मोहन जी आपकी बात। अरविंद मोहन जी, ये एक ऐसे लंबे लिस्ट है जिसमें चीजें लगती है बहुत थोड़ी अजीब जी, कि प्रधानमंत्री गृह मंत्री 370 हटाते समय बहुत साफ बोल रहे थे कि पीओके तो आ जाएगा मिल के, वो कटोरा लिए हुए हैं, ये लिए, तब तक की बात तो आप मान सकते हैं कि वो बोल रहे थे। ठीक जंग के बाद विदेश मंत्रालय ये बात कैसे बोलेगा कि पीओके पे ही बात होगी, क्योंकि 3 लाइन चल रहा था इसमें कि पाकिस्तान टुकड़े हो जाएगा, पाकिस्तान को अमेट कर देंगे और पीओके तो ले ही लेंगे। टेररिज्म जो है वो टेररिज्म तो छोटा पॉइंट था, असली बात जो चर्चा चल रही थी, हमारे स्टूडियो में आए गेस्ट भी ये बोलते थे कि वो तो अब ये स्टूडियो की बात या पार्टी के लेवल की बात तो अपनी जगह है, लेकिन विदेश मंत्रालय का अधिकारी आके आज के तारीख में जब सीज फायर हो गया है उसके बाद ये बात कैसे कह रहा है, और हमारे रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान प्रोविजन पे है। 3 जनरेशन बीत गया, मैंने हम सब लोग, मैं तो इतिहास पढ़ रहा हूँ तो मैं तो ढूंढते 100 साल पहले की चीज़ें ढूंढने में परेशान रहता हूँ, तो इतनी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। उसके बाद हमारे गृह मंत्री ये बोल रहे हैं समय की कमी है। प्रोविजन अरविंद पे मोहन ही जी, मैं माफी के साथ आपसे ये वादा करता हूं कि अगली डिबेट में आपको भरपूर मौका दूंगा। आज दीपक झा सबका समय खा चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आज सभी पैनल्स का ताल ठोक के में जुड़ने के लिए। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ताल ठोक के देखने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे भी के लिए इजाजत दी।